गुड इवनिंग दोस्तों। मैं मंटू कुमार बुद्धा एम कम्पटेटिव में आपका स्वागत करता हूं। और समय हो चला है शाम के 6:15। थोड़ा क्लास लेट है, कोई बात नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में वर्णमाला। तो देखते हैं इसके बारे में कि वर्णमाला क्या है। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। वर्णमाला में सबसे पहले जानते हैं कि ये भाषा क्या है। तो भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ होता है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। भाषा कुछ भी बोल दे तो वो भाषा नहीं कहलाएगी। जो मैं बोल रहा हूँ उसका कोई अर्थ होना चाहिए, तो वो भाषा कहलाती है। और सार्थक इकाई वाक्य कहलाता है। वाक्य से छोटी इकाई को, जो वाक्य से छोटा होता है, उसको उपवाक्य कहते हैं। और इकाई होती है उसको पदबंध कहते हैं। और पदवंश से जो छोटी इकाई होती है उसको पद यानी कि शब्द कहते हैं। और पद से छोटी इकाई जो होती है उसको अक्षर यानी कि सैलेबल कहते हैं। और अक्षर से छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। तो आज हम लोग वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। तो यानी कि सबसे छोटी, या तो फिर वर्ण का जो डिफिनीशन होता है वह मूल ध्वनि जिसे खंड या टुकड़ा ना किया जा सके तो उसे वर्ण कहते हैं। और आज हम लोग का चैप्टर है वर्णमाला। जैसे कि कोई शब्द लिखे राम, तो राम में 2 अक्षर हैं। राम लिखे राम, तो राम में 2 अक्षर हैं। एक है रा अकर और दूसरा है म। ये 2 अक्षर मिल करके राम बना है। लेकिन यदि हम वर्ण की बात करें तो इसमें 4 वर्ण हैं। तो 4 वर्ण कौन कौन है? ये जो बना हुआ है राम, इसमें 4 वर्ण हैं। एक तो र है, और र में भी जो है कि मूल ध्वनि खंडित होकर के आएगी, यानी र हलंत और प्लस आकार, और फिर म में भी आपका मूल ध्वनि में ये कट जाएगा म हलंत, और इसको ये हो जाएगा आ। यानी कि राम में वर्ण जो है ये 4 हैं, और अक्षर जो हैं ये जो है कि 2 हैं। 2 अक्षरों के मेल से बनी है राम, लेकिन वर्ण कहे तो 4 वर्णों के मेल से राम बना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग वर्णमाला। तो वर्ण किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। चलिए लिखते हैं इसको। वर्ण, पहला पॉइंट दे करके लिखेंगे वर्ण। तो हो जाएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। कहा जाता है। जो सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, उसी को वर्ण कहते हैं। और अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग वर्णमाला। वर्णमाला, तो इसका हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह
वर्ण माला कहते हैं। अब जानते हैं मानक हिंदी का वर्णमाला कैसे कैसे है। मूलतः हिंदी के उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं। मूलतः हिंदी के उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, जिसमें 10 स्वर वर्ण और 35 व्यंजन वर्ण हैं। एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं, 13 स्वर वर्ण, 35 व्यंजन वर्ण और 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। तो इसको लिख लें पॉइंट डाल करके। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण यानी कि 10 आपका स्वर वर्ण होगा, 10 स्वर और प्लस 35 व्यंजन, तो आपका हो गया 45। और दूसरा पॉइंट हो गया लेखन के आधार पर लेखन के आधार पर 52 वर्ण, 52 वर्ण। तो इसमें कौन कौन होगा? 13 आपका होगा स्वर वर्ण प्लस 35 व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण और इसमें और प्लस कर दीजिए 4 संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। तो ये टोटल मिला के आपका हो गया 52 यानी कि 52। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताता हूँ कि कौन कौन है। स्वर वर्ण में हो जाएगा ओ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग यानी कि अनुस्वार और आह जिसमें विसर्ग लगा रहता है। तो इसमें री, अनुस्वार और विसर्ग ये तीनों को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा उच्चारण के आधार पर आपका 10 स्वर। लेकिन इसमें री, अनुस्वार और विसर्ग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13 स्वर। तो यही यहाँ पे लिख रहा था। और आगे बताएंगे व्यंजन वर्ग के बारे में। तो व्यंजन वर्ग में को, खो, गो, घोड़ो ये क वर्ग में आता है, च वर्ग में च, छ, ज, झ, और ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। तो इसमें से 2 वर्ण और जुटता है ढ करके और ढ करके, ढ के नीचे भी बिंदी देते हैं तो वो बढ़ता है फिर। और उसके बाद त वर्ग में त, थ, द, ध, न, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, और उसके बाद य, र, ल, व, तलब सा, मूर्धन सा, दंत सा, हा करके बढ़ते हैं। तो एक होता है अंत अस्त व्यंजन य, र, ल, व, और ऊष्म व्यंजन दंत सा, तालबिसा, मूर्धन सा, दंत सा और हा। और ऊष्म व्यंजन में आता है, संयुक्त व्यंजन में आ गया छ, तरह और ज्ञा। तो इस चीज को लिखते हैं कैसे कैसे बना है, इसको हम दिखाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिए क्या है। पहले लिखिए स्वर वर्ण, स्वर वर्ण।
तो स्वर वर्ण आपका हो जाएगा ओ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, उसके बाद हर्ष उ, दीर्घ उ, और एक ले लीजिए री, री को लिख दीजिए अलग स्टाइल से ऐसे री, और उसके बाद लिखिए ए, ऐ, ओ, औ, और उसके बाद लिखिए अनुस्वार और विसर्ग। तो मूलतः जो हम लोग उच्चारण के दृष्टि से देखे थे, तो ये उच्चारण में अनुस्वार, विसर्ग और री का उपयोग जो है कि कम होता है। इसीलिए यहाँ पे बता रहा था कि जो है कि मानक हिंदी में मूलतः हिंदी के उच्चारण के आधार पर 45 में से 10 स्वर, और ये तीनों को जोड़ देंगे, है ना, तो लेखन के आधार पर ये 13 हो जाता है। और व्यंजन वर्ण अब देखेंगे हम लोग। ये 10 + 3 जुट गया 13। व्यंजन वर्ण में आइए, नीचे लिखते हैं व्यंजन, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में पहला आएगा क वर्ग। लिखिए क वर्ग, मतलब क ख ग घ में वर्ग माने समूह। तो का के समूह में कितने आ रहे हैं, तो इसमें आएंगे क, ख, ग, घ, और इसको अंगा भी बोलते हैं और ड़ भी बोलते हैं, दोनों चीज उच्चारण होता है। फिर च वर्ग में देखेंगे च वर्ग, तो इसमें होता है च, छ, ज, झ। अभी इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन इस तरह से भी प्रचलन में था। अब ज़्यादातर स्क्रिप्ट लेटर यानी कि छापे के अक्षर में ऐसा वाला झा ही लगभग चल रहा है। और उसके बाद यहाँ, उसके बाद आ जाइए ट वर्ग। ट वर्ग में था ट, ठ, और हम लोग ऐसे करके लिखते हैं ड। और इसी में से जो है कि एक जो है कि चल रहा है प्रचलन में, जिसको हम लोग बाद में ऐसे करके जोड़ते हैं। ये बिंदी हमको यहाँ पड़ा था, ये वाला यहाँ पड़ता है ढ, इसका भी काउंट होता है। उसके बाद जो है कि इसकी संख्या बढ़ जाती है। 32 पहले था, तो इसको जोड़ेंगे एक दो गो और, तो 35 हो जाएगा। एक ये ढ वाला, और फिर एक आता है ट, ठ, ड, और दूसरा लिखते हैं ढ। इस तरह से लिखते हैं ऐसे करके। तो इसमें भी एक बिंदी लगती है, कई जगह ये देखा जाता है ऐसे करके। तो ये दो वर्ण व्यंजन वर्ण में आपका बढ़ता है, ढ, ढ, और फिर तवर्ग। तवर्गना कहते हैं हम लोग उसको, ऐसे करके टवर्गना। एगो तवर्गना, एगो टवर्गना। तो ये हुआ टवर्गना। ट वर्ग से आ रहा है, ट वर्ग से, इसलिए टवर्गना। त से आता है तो तवर्गना। और फिर उच्चारण के स्थान पर उसको बोलेंगे, तो उस समय हम बताएंगे कि उसको क्या बोला जाता है। तो द्विगु व्यंजन के अंतर्गत ये जो है दो गो आता है। द्विगुण व्यंजन, इसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन में आया कौन कौन, ये वाला ढ़, और ऐसे करके जो यहाँ बिंदी पड़ा ये वाला, ये हुआ द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है। उसके बाद आइए तवर्ग में। तो वर्ग, तो वर्ग में आता है तो, थ, द, ध, और ये वाला ना। तो ये तवर्ग में आया। उसके बाद आइए प वर्ग में। प वर्ग,
तो प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ और म। इसको कहीं कहीं ख पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग उसके बाद देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, तो इसको ऐसे कर दीजिए, हो जाएगा अक्ष, त्र, ज्ञ और ये हुआ स्र। अक्षत्र, ज्ञ और स्र। अब ये जो है कि आपका हो गया, ऐसे में कुल 33 हुआ। कुल हुआ आपका 33 और द्विगु वाला 2 गो, तो कुल मिलाकर के हो गया आपका 35। और संयुक्त व्यंजन जो लिखे, तो इसको मैं बताता हूँ कि किसको किसको मिल करके बना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो 6 तरह ज्ञ के बारे में बता देता हूँ। आशा है कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन में किसका किसका मेल से बना है, और ये संख्या में 4 है। देखिए हम लोग पहले भी देख चुके थे। संयुक्त व्यंजन अक्ष, त्र, ज्ञ, ज्ञ और एक था छत्रज्ञ और एक स्र छूट रहा है, स्र। तो देखिए कैसे कैसे ये बना हुआ है, यानी कि क हलंत खत्म है इसमें। चलिए इसी से समझते हैं। क हलंत और प्लस आपका हो गया मूर्धन्य निशा, ये दोनों मिल करके बनता है छ। और त हलंत और र मिल करके बनता है त्र। ज हलंत प्लस ञ मिल करके बनता है ज्ञ। और एक छूट आपका छूट रहा है स्र, है ना, स्र। तो ये बनता है ये वाला सहलंत और प्लस र, तो ये दोनों मिलके बन जाता है स्र। तो ये आपका रहा संयुक्त व्यंजन। अब देखेंगे विदेशों से आगत या गृहीत ध्वनियाँ। कुछ ध्वनि जो है हिंदी में विदेश से आ गया है, तो विदेश से आने के बाद भी इसका हिंदी में भी उच्चारण होने लगा है, तो इसमें थोड़ा सा लिखने में अंतर होता है। तो लिखेंगे कि कैसे कैसे अंतर होता है। विदेशों से आगत या गृहीत ध्वनियाँ। विदेशों से आगत या गृहीत, गृहीत मतलब होता है ग्रहण किया हुआ, यानी कि लिया हुआ, है ना। तो यही हुआ आगत या गृहीत। गृहीत ध्वनियाँ। तो देखिए अरबी फारसी से जो आया है उसके बारे में। अरबी या तो फिर फारसी, फारसी इससे आया है ओ, तो इसके नीचे बिंदी लगा देते हैं अ के नीचे, और फिर ऐसे होता है क, तो इसके नीचे बिंदी, ख तो इसके नीचे बिंदी, और एक आता है गो,
तो इसके नीचे भी बिंदी, ज बिंदी और एक आता है फा, इसके नीचे भी नुक्ता लगा दिया। जैसे बिंदी जो है उसको कहते हैं नुक्ता लगाना, नुक्ता। अ क ख ग ज फ है ठीक, लेकिन नुक्ता लगा दिए तो ये अरबी फारसी से लिया गया शब्द है, ग्रहण किया गया, जो कि हिंदी में भी प्रचलन है। और ऐसा वाला जो शब्द है इसका प्रयोग अब हिंदी में नहीं होता है, ये समाप्त हो गया। पहले होता था, अब बहुत कम, कहीं कहीं आपको डिक्शनरी में या फिर कुछ कुछ किताब में देखने को मिलता है। और एक और अक्षर है जो कि विदेश से आया है अंग्रेज़ों के द्वारा, तो देखेंगे अंग्रेजी में, अंग्रेजी का ये अक्षर है, हिंदी में भी अब उच्चारण होने लगा है, जिसको कहते हैं अ। तो अ जो है ये मूलतः हिंदी का शब्द नहीं है, ये अंग्रेजी का शब्द है। मुख द्वार जो है कि अर्धवृत्त घूमता है, समवृत्त करके अ करके इसका उच्चारण होता है। अर्धचंद्र बिंदु वाले वर्ण इसको कहते हैं, अर्धचंद्र बिंदु। अब हम लोग जानते हैं स्वर के बारे में। स्वर यानी कि वॉवेल, इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो स्वर के बारे में बताते हैं। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं स्वर वर्ण। स्वर, जिसको इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं, ये आपका काम दे देगा जब उसमें ए एंड द का उपयोग बताएंगे, यूज ऑफ, तब इसमें ये चीज़ बहुत मायने रखेगा। हिंदी का स्वर के अनुसार ही ए और एन और दी का उपयोग किया। किसे कहते हैं जान लीजिए। स्वर, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाता है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाता है। यानी कि वह मूल ध्वनि जो बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से उच्चारण किया जाए तो उसको हम लोग स्वर वर्ण कहेंगे। तो जानते हैं परंपरागत रूप से इसकी संख्या 13 मानी जाती है, देख चुके हैं हम लोग। और उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं, यानी कि री और अनुस्वार और विसर्ग को उपयोग भी कम होता है। और ऐसे गिनेंगे मतलब उच्चारण के दृष्टि से तो 10 होगा, लेकिन हम लोग जब लिखते हैं उसको परंपरागत रूप से तो 13 माना जाता है। अब जानते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण कितने तरह से करते हैं, यानी स्वर का भी प्रकार होता है। तो आगे हम लोग जानेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण यानी कि इसको हम लोग कितने वर्ग में यानी कि भाग में बांटते हैं। तो इसका भी भाग्य होता है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर हम लोग अभी बांट रहे हैं। पहला भाग जो हम लोग बांट रहे हैं इस आधार पे कि मात्रा या उच्चारण, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर तो देखेंगे उच्चारण या काल के आधार पर कितने स्वर होते हैं। तो पहला पॉइंट होता है जिसको आप लोग नोट करेंगे, ये होता है हर्ष स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर किसको कहेंगे, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी कि एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि
एक मात्रा यानी समय का 1 सेकंड भाग लगता है, उसको हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। तो हर्ष स्वर के अंतर्गत आता है अ, ई और ए, सॉरी, अ, ई और उ, ये आता है हर्ष स्वर में। आगे हम लोग जानेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगे, अधिक यानी कि लगभग दुगना टाइम लगता है। हर्ष स्वर से जिस स्वर में दुगना समय उच्चारण में लगे तो वह दीर्घ स्वर कहलाता है, और माने कि 2 मात्रा समय का लेता है ये। तो इसके अंतर्गत जो है कि आता है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, और एक जो हमारा अंग्रेजी से आया हुआ था अ, ये सब टोटल के टोटल आपका दीर्घ स्वर में आता है। और एक स्वर और होता है जिसको हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। इसका उच्चारण ज़्यादातर संस्कृत में होता है, या तो जब गायन होता है, लोग गाते हैं तो उसका उच्चारण होता है। जैसे अभी होली का टाइम आने वाला है, तो होली में भी कितना गाता है रामा रामा रामा, तो एक स्वर टानता है रामा हो, तो ये हो जो हुआ या रामा, तो यहाँ पे इसको प्लुत स्वर के रूप में हम लोग जानते हैं। यानी कि इसमें दीर्घ स्वर से भी 2 गुना समय लेता है, यानी कि ये 4 मात्रा का समय लेता है, जिसको हम लोग प्लुत स्वर कहेंगे। तो जानते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ऐसे, इसमें उच्चारण के मात्रा थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, यानी कि र बोले और म जोड़ते जोड़ते उसको राग को टान दिए, तो राम, ऐसे ये प्लुत स्वर हुआ। तो प्लुत स्वर तक हम लोग देखें। आगे देखिए, जीभ के प्रयोग के आधार पर भी जो है कि जीभ के किस भाग से उच्चारण होता है स्वर का, उसके आधार पर भी स्वर वर्णों को बांटा गया है। जैसे अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग का उपयोग होता है तो उसको कहते हैं अग्र स्वर। तो अग्र स्वर के अंतर्गत आता है हर्षई, दीर्घई, ए और ऐ, इसको हम लोग अग्र स्वर के अंतर्गत रखते हैं। और दूसरा आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर किसके अंतर्गत आता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग का उपयोग होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये मध्य स्वर है, और ये इसके अंतर्गत आता है ओ, आ नहीं, सिर्फ ओ। और पचस स्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पिछले भाग यानी कि पचस भाग का काम करता है तो उसको हम लोग पश्च स्वर के अंतर्गत रखते हैं। और इसके अंतर्गत आता है आ, हर्षऊ, दीर्घऊ, ओ, औ, और अंग्रेजी वाला जो विदेशी था अ, ओ, ये आता है पश्च स्वर के अंतर्गत। अब हम लोग जानेंगे मुख द्वार यानी मुख मीवर के खुलने के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण, यानी जिस तरह से मुंह खोलते हैं बंद करते हैं उसके आधार पर भी स्वर वर्णों को बांटा गया है। तो देखेंगे कि उस आधार पर क्या होता है। विविक्त मतलब होता है ओपन, खुलना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे कि आ, इसमें पूरा मुंह जो है कि पूरा खुल जाता है आ, और ये हुआ विविक्त माने ओपन, पूरा खुल गया मुंह। और दूसरा होता है अर्ध विविक्त, यानी कि हाफ ओपन, मुंह कम ही खुलता है, आधा खुलता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है आधा खुला रहता है उसको हम लोग अर्ध संवृत स्वर के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें आता है ए और ओ, ए ओ, पूरा नहीं ना खुला, पूरा नहीं खुलेगा मुंह इसमें।
और उसके बाद आता है संवृत्त यानी कि क्लोज, मुंह बहुत कम खुलता है, नहीं के बराबर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है तो उसको हम लोग संवृत्त कहते हैं, क्लोज कहते हैं। विवृत्त माने पूरा ओपन, और फिर हाफ क्लोज मतलब अर्ध संवृत्त, और उसके बाद संवृत्त का मतलब क्लोज। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, दीर्घ ई, उ, हर्ष उ, तो इसमें मुंह का जो है कि खुलना बहुत कम होता है, इसलिए इसको संवृत्त स्वर के अंतर्गत रखते हैं। और इसके बाद जो है कि देखेंगे उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान मतलब किस किस स्थान से उच्चारण हो रहा है उसके आधार पर। तो उसके आधार पर देखिए, नासिका, नासिका यानी कि नाक से जहाँ पे उच्चारण होता है, नाक झंकृत होता है बोलने में, तो उसको कहते हैं नासिक वर्ण। उसको बाद में हम डिस्क्रिप्टिव लिखा देंगे, अभी आप केवल सुन लें। तो नासिक यानी कि ये होता है अंग, जो बोलते हैं ना अंग, अंग, अंग में नाक जो है कि यहाँ पे झंकृत होता है, तो यही हुआ अंग। र, ञ, न, न, म, ये जो है कि नासिक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है दंतमूल, जिसको कहते हैं वत्सर्य। दंतमूल र और ल, इसको दंतमूल वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद आता है दंतय, दंतय वर्ग के अंतर्गत आता है तो वर्ग। त, जीभ जो है कि दांत पे जाके टच होता है, त वर्ग के अंतर्गत, तो ये होता है दंतय वर्ग। तो दंतय वर्ग में त वर्ग आता है। और दंतसा जिसको बोलते थे, ये देख लीजिए, बता देता हूं, इसीलिए उसका उच्चारण का नाम पड़ा है दंतसा। दंतसा यानी कि ऐसे, इसको बोलते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर ही इसका नाम पड़ा है दंतसा, क्योंकि इसका उच्चारण दांत और जीभ के संपर्क से होता है, तो इसको कहते हैं दंतय वर्ण। और फिर होता है दंत ओष्ठ, यानी दांत और ओठ दोनों का उपयोग हो, तो ये होता है व, दंतोष्ठय वर्ण, व, ये वाला व, ऐसे। उसके बाद देखेंगे ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ है तो पवर्ग, ओष्ठ, उठ, ओठ का उपयोग होगा बोलने में, पवर्ग। जैसे बोलिए पवर्ग में प, फ, व, भ, म, तो ओठ पे जोर पड़ रहा है। और इसके अलावा आता है हर्षऊ, जैसे उ, 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 तो दोनों जो है दीर्घ और हर्षु और पवर्ग, ये दोनों ओष्ठ्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। फिर ओष्ठ और कंठ, जिसको कंठोष्ठ्य कहते हैं, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों का उपयोग होता है, तो कंठोष्ठ्य होता है। तो इसमें आता है ओ, औ और अ, ओ, औ और ये वाला अ, ये कंठोष्ठ्य होता है। फिर मूर्धन्य वर्ण, मूर्धा जिसको कहते हैं, मूर्धा यानी कि जीभ और तालू से थोड़ा, दांत और तालू के बीच में मूर्धा, यानी कि कहिए कि इसमें जाकर के मसूड़ा में सटता है। मूर्धा यानी कि जीभ मसूड़ा को टच करता है, ना तालू को टच करता है और ना दांत को टच करता है, उसके बीच वाले भाग को जाकर के उच्चारण में टच करेगा, तो वो होगा मूर्धा, और उसको बोलते हैं मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण या मूर्धा वर्ण के अंतर्गत आता है ट वर्ग। जैसे पढ़िए ट, ठ, ड, ढ, न, तो जब भी पढ़िएगा तो ये तालू और दांत के बीच यानी कि मसूड़ा पे जाके टच करेगा, इसीलिए इसका मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। और इसीलिए एक सा का नाम पड़ा था मूर्धन्य सा। देखिए इसी के उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के आधार पर ही हम लोग बोलते हैं इसको मूर्धन्य सा। अब समझ में आ रहा होगा कि हम लोग दंत सा, तालब सा, मूर्धन्य सा क्यों कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं, इसका उच्चारण मूर्धा से हो रहा है, तो इसको बोलते हैं मूर्धन्य सा। और इसमें एक और आता है री और ट वर्ग, ट वर्ग, ट का जितना भी है वो टोटल जो है कि मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत आता है, ट है ये ट। उसके बाद जानिए तालव्य वर्ण, तालु से उपयोग होता है बोलने में, तालु से होता है, तो उसको कहते हैं तालव्य वर्ण। तो इसके अंतर्गत आता है हर्ष ई, दीर्घ ई
और यो और तालव्यसा, इसीलिए तालु से उच्चारण होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है तालव्यसा। और तालव्यसा के बाद आता है च वर्ग। च वर्ग का भी उच्चारण जो है कि पूरा का पूरा तालु से होता है। जैसे उच्चारण कर लीजिए और करके देख लीजिए तो पता चल जाएगा। जैसे च, छ, ज, झ, ञ, तो जीभ जो है कि हमेशा आपका जाकर के तालु पे टच होगा, इसीलिए। और इसके अलावा हर्षई, दीर्घई, य और तालव्यसा, ये इसका उच्चारण तालु है। उसके बाद जानेंगे कंठ और तालु, जिसको इसके अंतर्गत आता है कंठ तालु या कंठ ताला भी वर्ण इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण दो जगह से होता है। कंठ से सहायता तो लेते ही हैं और उसके बाद तालु का भी उपयोग होता है मुख के, इसलिए इसके अंतर्गत दो आता है, ए और आई। ये हुआ कंठ तालव्य वर्ण। और फिर जानते हैं कंठय वर्ण, केवल कंठ के उपयोग से ही उसका उच्चारण होता है। तो ये हैं ओ, आ और अंगा, जिसको बोलते हैं अह, ओ, अ और अह, ऐसे ओ, आ, अह। और इसके अलावा पूरे कवर्ग, पूरे क वर्ग, क वर्ग के अंतर्गत जितना भी आता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, तो ये जो है कि टोटल के टोटल आपका कंठय वर्ण के अंतर्गत आता है। अब जानते हैं ओठों की स्थिति के आधार पर वर्ण। तो ओठों की स्थिति पे क्या होता है? अवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उसको अवृतमुखी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन आते हैं? यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं अवृतमुखी वर्ण, स्वर वर्ण। तो इसके अंतर्गत आता है, इसको मिटाते हैं उसके बाद बताता हूं मैं। लिखिए अवृतमुखी, अवृतमुखी। तो अवृतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, यानी कि ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, ए और आई, ये जो है अवृतमुखी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद होता है वृत्तमुखी, दूसरा लिख लीजिए वृत्तमुखी। वृत्तमुखी, वृत्त समझ रहे हैं ना, वृत्त मतलब ही होता है सर्किल, गोल, ये हुआ वृत्त, गोल। तो यहाँ लिख रहा है अवृत्त, यानी वृत्त नहीं, तो इसमें ओठ गोल नहीं हुआ, वृत्तमुखी है तो वृत्त की तरह गोल हो जाना चाहिए। तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं तो उसको जो है कि वृत्तमुखी स्वर वर्ण कहते हैं। तो वृत्तमुखी वर्ण के अंतर्गत आता है हर्ष उ, दीर्घ उ, बोलेंगे तो देखिए ऊ गोल हो गया ना वृत्त की तरह। और उसके बाद देखिए ओ, औ और विदेशी वर्ड अ, ये सब जो है वृत्तमुखी है। इसका जब बोलिएगा तो ओठ जो है कि पूरा गोल हो जाएगा। देखिए ऊ, ओ, अ, तो ओठ जो है कि आपका गोल हो रहा है। तो ये हुआ वृत्तमुखी स्वर वर्ण। ये टोटल स्वर वर्ण हम लोग पढ़ रहे हैं कि उच्चारण के स्थान से कैसे कैसे इसका नाम दिया गया है। आगे जानेंगे हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। हवा जब बोलते तो हवा निकलती है नाक से और मुंह से, तो उसके आधार पर भी स्वर वर्णों को वर्गीकृत किया गया है। तो उसका नाम है निर्नुनासिका या मौखिक स्वर। इसको जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे किसके आधार पर? हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार
पर। देखेंगे पहला निर्नुनासिक, निर्नुनासिक यानी कि इसको और एक चीज बोलते हैं मौखिक स्वर, मौखिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती हो, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती हो, उसको हम लोग बोलते हैं मौखिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर। इसके अंतर्गत आता है ओ, आ और ई आदि। और दूसरा होता है अनुनासिक स्वर, दूसरा होता है अनुनासिक। अनुनासिक स्वर के अंतर्गत आता है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, तो उसको बोलते हैं अनुनासिक स्वर। इसके अंतर्गत आता है, ऐसे करके ऊपर चंद्र के साथ बिंदु भी लगाएंगे, ओं। उसके अलावा ये आएगा ओ, इया इत्यादि। ये हुआ अनुनासिक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घोषत्व के आधार पर। घोषा घोष जैसे हम लोग पढ़ते थे, वही घोषत्व के आधार पर। छठा नंबर में आपका है पढ़ना घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर स्वर वर्णों की जो है कितने भागों में बांटा गया है, कैसे कैसे है देखेंगे। घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में से श्वास का कंपन। घोष का मतलब स्वर तंत्री, स्वर तंत्री है जिससे हवा निकलता है मुंह से नाक से, तो स्वर तंत्री खास करके आपका जो है कि जहाँ से आवाज़ निकलता है तो स्वर तंत्री के जहाँ कंपन होता है तो उसे सघोष या घोष कहते हैं। तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ हैं। सघोष ध्वनि के अंतर्गत कौन आता है? 13 के 13 स्वर, या तो जो 3 छोड़ दीजिए तो 10 स्वर, तो जितने भी स्वर हैं टोटल सघोष स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम लोग क्लास यहीं एंड करते हैं और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, सारा चीज़ लेते हुए। और कल जो है कि आपका ये जो है कि वर्णमाला खत्म हो जाएगा। तो चलिए, ऑनलाइन बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड नाइट।